नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा आज गोपन क्लास के माध्यम से रीट सेकेंड लेवल एसएसटी सब्जेक्ट में प्रथम टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगेगा। आप घर पे लॉकडाउन में घर पे हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं अपन। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है, जिसके उत्तरी भाग को स्वात घाटी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग को स्वात घाटी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की चौथी महत्वपूर्ण सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की चौथी महत्वपूर्ण सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व की चौथी महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसका रहस्य उद्घाटन 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के द्वारा किया गया। 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के द्वारा इसका रहस्य उद्घाटन किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की 3 राजधानियां थी। सिंधु सभ्यता की राजधानियां, सिंधु घाटी सभ्यता की 3 राजधानियां थी। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को
उप सिंधु संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शवाधान की बात करते हैं तो शवाधान मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। हड़प्पा सभ्यता में समाधान 3 प्रकार से किया जाता था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में मृत शरीर को मिट्टी में दफना दिया जाता था, पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में मृत शरीर को कुछ दिनों तक जीव जंतुओं पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जो अवशेष बचता था, जो पशु पक्षियों के खाने के बाद जो अवशेष बचता था उसे जमीन में दफना दिया जाता था। दाह संस्कार में मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता था, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था। पूर्ण समाधिकरण जो समाधान की पूर्ण समाधिकरण पद्धति सर्वाधिक प्रचलित पद्धति थी। इस पद्धति में सबसे अधिक यह पद्धति ही काम में ली जाती थी। दाह संस्कार में पूर्ण समाधिकरण पद्धति ही काम में ली जाती थी। इसमें से आंशिक समाधिकरण के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। आंशिक समाधिकरण के प्रमाण अपने हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता ने मानव को 2 उपहार दिए हैं, 2 स्थायी उपहार दिए हैं। मानव को 2 स्थायी उपहार दिए हैं। पहला है गेहूं की खेती, दूसरा है कपास की खेती। वर्तमान में ये दोनों उपहार सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के द्वारा ही मानव को उपहार स्वरूप दिए गए हैं। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता ने ने 16 के गुणज में माप तोल मापने का प्रयोग बताया। 16 के गुणज में माप तोल पैमाने का प्रयोग बताया। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी पशुपति शिव लिंग की पूजा की जाती थी और मुख्यतः रूप से हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह मुख्यतः रूप से हड़प्पा सभ्यता की देन है।
हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी, पशुपति, शिव, लिंग पूजा, के प्रमाण मिलते हैं। मातृ देवी, पशुपति, शिव और लिंग पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं। और इसमें पशु, पीपल वृक्ष की पूजा एवं हल का प्रयोग व जुताई के प्रमाण भी मिलते हैं। पशु, पीपल वृक्ष, हल की जुताई के साक्ष्य भी मिलते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें व्यवस्थित शहरी जीवन था। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्थित शहरी जीवन था। नगरीय सभ्यता थी, व्यवस्थित शहरी जीवन था और इसमें विदेशी व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशी व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के विदेशों से व्यापार के संपर्क थे। आयात और निर्यात किया जाता था। विशेषकर सिंधु घाटी सभ्यता में विलासिता वस्तुओं का व्यापार होता था। विलासिता वस्तुओं का व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशेषकर विलासिता वस्तुओं का व्यापार होता था और यह एक नगरीय सभ्यता थी। व्यवस्थित शहरी जीवन था, विदेशी व्यापार होता था और विलासी वस्तुओं का मुख्यतः यहाँ पर व्यापार किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। यह लोहा के विषय में नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी कुओं के पास होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल की निकासी कुओं के पास होती थी और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति कहते हैं। हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हस्ती पंजरों के विश्लेषण करने के पश्चात नरविज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला समस्त हस्ती पंजरों को चार प्रजातियों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे काकेशियर, भूमध्य सागर, अल्पाइन, काकेशियर, भूमध्य सागर, अल्पाइन और मंगोलियन। चार प्रजातियों में बांटा जा सकता है।
4 प्रजातियों में बांटा जा सकता है। कांस्य युगीन सभ्यता जिसे आद्य इतिहास के अंतर्गत माना जाता है। हड़प्पोत्तर काल के लोग काला धूसर ओपदार मृतभांड, काला धूसर ओपदार मृतभांड BHPW का प्रयोग करते थे। BHPW का प्रयोग। काला धूसर ओपदार मृतभांड BHW का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काला धूसर ओपदार मृतभांड BHW का प्रयोग करते थे। समय निर्धारण, पुरातत्व विधि और समय निर्धारण या तिथि निर्धारण। तिथि निर्धारण तो सर्वप्रथम बात करते हैं पुरातत्व विधि जिन्होंने तिथियों का निर्धारण किया, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने पुरातत्व विधि उन्होंने 3200 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व, 3200 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व का सिंधु घाटी सभ्यता कार्यकाल सर जॉन मार्शल ने 3200 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व माना है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना है। 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना है। रोमिला थापर ने 2350 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना है। रोमिला थापर ने 23वीं रोमिला थापर ने 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता कार्यकाल माना है। जो रोमिला थापर ने कार्यकाल माना है वही रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा वही कार्यकाल माना गया है। रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा भी 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल माना गया है। अब बात करते हैं अपन सिंधु सभ्यता के नगर और उनके तट पर किसके तट पर वो बसे हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बात करते हैं। नगर और ये किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। पहले बात करते हैं अपन प्रथम नगर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नगर जो है वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। सनुदड़ो जो नगर है वो
सिंधु नदी के तट पर है। कोट दीजी ये भी सिंधु नदी के तट पर है। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा, रावी, लोथल, भोगवा। हड़प्पा, लोथल नदी किनारे, भोगवा, लोथल, भोगवा नदी किनारे। कालीबंगा, घग्गर नदी किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध पद्धति, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध पद्धति रेडियो कार्बन पद्धति है। रेडियो कार्बन पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता में रेडियो कार्बन पद्धति C14 द्वारा ही समय का निर्धारण सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणित माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक आज अपन पढ़े हैं उसके विषय में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और मुफ्त में इसका लाभ उठाते रहें। जय श्री राधे।